जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशन सीरीज का आज थर्ड टॉपिक कर रहे हैं जिसका टाइटल है न्यूटन थर्ड लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। थर्ड लॉ भी हमें न्यूटन ने स्टेट दिया था जो कि कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी, ये रिलेट करता है इस लॉ से। ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये लॉ इसके साथ कैसे रिलेट करता है, इसके बारे में बात करेंगे बट थोड़ी देर के बाद। जो कल का लेक्चर है उसको दो एग्जांपल्स के साथ रिवाइज करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ, जिसमें हमने ये देखा था कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट्स, चाक को और बोर्ड टेबल को, टेबल बोर्ड को, आप साथ वाले को, साथ वाला आपको, एवरीथिंग अट्रैक्ट ईच अदर, बट हम वो अट्रैक्शन सेंस नहीं करते, हमें वो अट्रैक्शन फील नहीं होती। जिसके लिए हमने रीजन ये दिया था कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतनी वीकर है, इतनी स्मॉलेस्ट है, जो कि एग्जिस्ट तो करती है बट सेंस नहीं करते, हम उसको फील नहीं करते, हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आती। ठीक, दो एग्जाम्पल के साथ फिर से इस बात को उठाते हैं और फील करते हैं कि अगर दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें हम क्यों नहीं फील करते, और जो बिगर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होती है, हमें क्यों प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, सो केस नंबर 1 में बीच में लाइन खींचता हूँ। ठीक है, दो केसेस ले लेते हैं। केस नंबर 1 है जिसमें मैं लाइटर ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ले लेता हूँ। ये दो केस आपको जस्ट कल के लेक्चर की रिवीजन के लिए है। ठीक है, फिर आपको ये टाइटल अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या कहता है, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attract every other object that is directly proportional to product of masses but inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, ये था कल का लॉ जो आपने स्टडी किया था। ये है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, ये है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो हमने ले लिए स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू स्मॉलर ऑब्जेक्ट ले लें। एक हम ले लेते हैं m1 1 kg, सिमिलर ले ले चले, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा भी ले ले 1 kg, इसके अंदर r डिस्टेंस एज्यूम करें, वो भी कुछ लगभग 1 मीटर है। इसके अंदर जो कैपिटल G है वो कल पता किया था 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, put all these values in the universal law of gravitation। हम देखना चाहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे कितनी फोर्स लगाता है और ये इस पे कितनी फोर्स लगाता है। ये फोर्स आया बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, हम ये जानना चाहते हैं हमें ये फोर्स नजर क्यों नहीं आ रही। ठीक है, या हमारी ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं होती डेली लाइफ में। सो पुट द वैल्यूज 6.67 G की वैल्यू पुट कर देते हैं 10⁻11 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। द आंसर इज ओनली 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन। साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, 0.000000246810 667। इतनी वीकर फोर्स क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? नो, बिकॉज ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ की निस्बत, अर्थ के मैस की निस्बत वेरी वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये तो हुई बात वो जो क्लास में, यूनिवर्स में, चेयर का टेबल में, कॉपी में, चाक में, पेन में, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, लाइटर ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। वो एक दूसरे पे इतनी फोर्स लगाते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, वेरी वेरी वीकर फोर्स, इसलिए हमें ये नजर नहीं आती। ठीक है, अब ऐसा है कि कुछ
मज़ीद एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि एक तरफ ले लेते हैं हम मास ऑफ अर्थ और दूसरी तरफ ले लेते हैं मास ऑफ बॉल। केस नंबर 2, हम केस नंबर 2 में देखना चाहते हैं कि मास ऑफ अर्थ एक बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं। सपोज किया आपने किसी बॉल को उठाया एंड यू आर गोइंग टू थ्रो दैट बॉल अपवर्ड, ठीक। तो हम देखना चाहते हैं अर्थ उस पर कितनी फोर्स लगाती है। अब की बात मास ऑफ अर्थ वही बात 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। फिर इसी तरीके से मास ऑफ बॉल ले लिया, दैट इज 1 kg। अब तुमको पता है कि जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज वेरी वेरी बिगर देन मास ऑफ बॉल, दैट्स व्हाई मास ऑफ अर्थ को असाइन किया कैपिटल एम, मास ऑफ बॉल को असाइन किया स्मॉल एम। तो मैं इसको एम ऑफ बी बोल देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी हिसाब से अब चूंकि मास ऑफ अर्थ है तो मैं मास ऑफ अर्थ से बॉल तक का रेडियस लूंगा, जो कि मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है रेडियस ऑफ अर्थ की, ठीक। ये आती है 6400 किलोमीटर। तो मैं अगर इसको अरेंज करूं तो ये बनती है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। मजीद इसको अरेंज किया जाए तो 1 के प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है, जो कि बराबर है 10⁻³ के। जस्ट पुट दैट वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्रॉस 10⁻³ मीटर। स्टूडेंट्स ये है आपके पास अर्थ का रेडियस, क्योंकि हमने डिस्टेंसेस r कहां से लेने हैं, सेंटर से। तो अर्थ के रेडियस के अलावा जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर है। ये वैल्यू वैसे भी आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए याद होनी चाहिए और एग्जांपल के लिए भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, चेंज नहीं होती। r इज व्हाट, r इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। हम ये देखना चाहते हैं कि अब अर्थ एक ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचता है तब फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्या इतनी है या फिर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो लॉ के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेस। क्योंकि मैस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की नहीं करूंगा। तो जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतनी बड़ी फोर्स, उतनी बड़ी फोर्स। तो अगर ये वाला मास ऑफ अर्थ ले लिया जाए और ये वाला मास ऑफ बॉल ले लिया जाए तो नजर तो यही आ रहा है बज़ाहिर कि ये फोर्स बहुत बिगर होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक। क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, मास ऑफ बॉल बहुत छोटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा आएगा, जिसके नतीजे में फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा आएगा। यहां क्यों छोटा आया, ये भी छोटी, ये भी छोटी, इसका मैग्नीट्यूड भी स्मॉल, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड उससे भी ज्यादा स्मॉल, वेरी वेरी वीकर फोर्स। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब समझ गए। F द मैग्नीट्यूड इज वेरी बिगर, तो F इज बिगर। सो ये मैग्नीट्यूड किन चीजों के लिए बिगर हो सकता है, जैसे मास ऑफ मून या मास ऑफ अर्थ, जैसे मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अदर बिगर प्लैनेट्स, जैसे मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ। ऐसे बिगर प्लैनेट्स के लिए फोर्स बहुत बिगर है। लेकिन आपके इर्द गिर्द की दुनिया में जहां फोर्सेस 1000 kg तक जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उनके लिए फोर्स बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल है। 1000 kg के लिए फोर्स इतनी ही है जो आपको नजर आ रही है, इसलिए हमें नजर नहीं आती, हम सेंस नहीं करते, हम ऑब्जर्व नहीं करते। यहाँ कितनी लग रही है, लेट्स चेक। सो वंस अगेन पुट ऑल दीज वैल्यूज, F इज इक्वल टू G m of ball by r square, ठीक। just put all these values, 6.67 multiply 10⁻⁻11 cross mass of earth 6 multiply 10⁻24 multiply 1 kg, ये आपका mass of ball है, ठीक।
मैं रेडियस ऑफ अर्थ आप निकाल चुके हो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर। स्टूडेंट्स अगर आप इस पूरे को सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा 9.8 मीटर। अच्छी खासी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। यही आपका ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है, पुश करता है ना, तो इस फोर्स के साथ पुश करता है। यानी अगर मैं किसी बॉल को थ्रोन करूं जमीन से ऊपर, चाक को थ्रोन करूं, डस्टर को थ्रोन करूं, तो जमीन उसके ऊपर एट अ टाइम कितनी फोर्स लगाती है। यहाँ कोई नेगेटिव रेस पावर नजर आ रही है? नहीं ना, मतलब ये बहुत बड़ी फोर्स है 9.8 न्यूटन। इतनी फोर्स के साथ जमीन ठप से नीचे खींच लाती है। इसी को तुम आगे जाके बोलते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए तुम इसकी वैल्यू देते हो सम टाइम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कुछ जगहों पे इसकी वैल्यू दी जाती है 10 ms-2। ये दोनों वैल्यूज दी जाती है। हम ये वैल्यूज ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की अर्थ के लिहाज से लेते हैं, क्योंकि अर्थ एट अ टाइम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इतनी फोर्स के साथ, इतनी ग्रेविटी के साथ। समझ गए हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कल पढ़ा था ना। ग्रेविटी किसको बोला था? अर्थ या दो ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को विद अ सर्टेन फोर्स के साथ, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, उसको आपने नाम दिया था ग्रेविटी। ठीक, उस ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ इतनी फोर्स के साथ एक्सेलरेट करती है 9.8 न्यूटन के साथ, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। बात समझ गए? इसीलिए ये आपको नजर आती है। इसीलिए हर चीज को जिसको आप ऊपर फेंकते हैं ये आप ऑब्जर्वेबल है, वो चीज इसी फोर्स के साथ नीचे आती है। बट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है आप इसलिए नेग्लिजिबल है क्योंकि वो इतनी वीकर फोर्स है। जी सर, हमेशा इसी फोर्स के साथ आती है? हमेशा इसी फोर्स के साथ। लेकिन अगर मैंने हमेशा तब तक लगाया हुआ है जब तक एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, अगर ये r कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये r वेरी कर रहा है तो ये याद रहे आपको कल पढ़ा था कि f और r में इनवर्स रिलेशन है। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो दिस विल नो मोर कांस्टेंट, ये भी वेरी करके डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हर चीज एक फील्ड में है। अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, अ स्पेस, अ रीजन जिसमें अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो एक टाइम आता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के फील्ड से जब बाहर चला जाए तो तब ग्रेविटी जो है, तब ही वहां पे ग्रेविटी जीरो हो सकती है। याद रखिएगा कि ये तब होता है जैसे जैसे हम अर्थ से 100 किलोमीटर फिर 1000 किलोमीटर अर्थ से दूर जाते जाते हैं, आर की वैल्यू में डिक्रीजन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो आर पे डिपेंडेंट है। ये आर जितना बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में डिस्टेंस जितना इंक्रीज करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी डिक्रीज होती जाएगी। मैग्नीट्यूड से बढ़ती है, ये इक्वली बढ़ती है, बट डिस्टेंस से डिक्रीज करती है। ठीक, समझ गए सर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और वो ग्रेविटी 9.8 में कोई डिफरेंस है? डेफिनेटली डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास ये है और ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है सर, पर बात दोनों में ग्रेविटी की नहीं हो रही? बात दोनों में ग्रेविटी की नहीं हो रही, ये दो जेट्स के बीच का कांस्टेंट है। ये वो फोर्स है या वो एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है टुवर्ड द सेंटर, या जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक्सेलरेट करती है, वो ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी इज व्हाट, जिस जी की वैल्यू से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो दो ऑब्जेक्ट के अट्रैक्शन के बीच का कांस्टेंट है ये वाला, और ये आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक हो गया? अब आते हैं अपने टाइटल की तरफ। कल की रिवीजन होगी, बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की।
बहुत इजी है, इसको समझते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं और लेट्स से देखते हैं कि उस पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे हुए होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज दिस। सिंपल इसके सेंटर्स हैं, ये इसका सेंटर है, तुमको पता है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इस दोनों ऑब्जेक्ट्स का पूरा मास इसके सेंटर में कन्फाइंड है। तो हम जितने न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से लेते हैं क्योंकि हमें पूरा का पूरा मास उसके सेंटर में मिलता है। ठीक, तो हमने क्या किया, ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर से अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट और इसी तरह ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। ठीक, अगर मैं इसको बोल दूं ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक, और फोर्स का अगर मैं नाम दूं तो फोर्स अप्लाइड ऑब्जेक्ट 1 एंड 2, ऑब्जेक्ट 1 एंड 2, तो इसको मैं कह सकता हूं F12, कह सकते हैं ना, फोर्स एक्सर्ट बाय ऑब्जेक्ट 1 एंड 2। इसी तरह अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट की अब बात करूं, फोर्स एक्सर्ट बाय ऑब्जेक्ट 2 एंड 1, तो उसको मैं लिख सकता हूं F21। उसको बोला F12 फोर्स एक्सर्ट बाय ऑब्जेक्ट 1 एंड 2, तो फोर्स एक्सर्ट बाय ऑब्जेक्ट 2 एंड 1 इसको लिखेंगे F21। जो 1 2 पे लगा रहा है 1 2, जो 2 1 पे लगा रहा है 2 1। अब आप अगर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये इस 1 वाले ऑब्जेक्ट को कितना खींच सकता है, जितना 1 वाला इसको खींचेगा। दिस शुड बी इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन क्या डायरेक्शन में भी एक जैसे है? नो सर, नो। तो मैं ये कहूंगा फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन that are equivalent magnitude but opposite in direction. तो F12 is equal to F21 but with negative directions. ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो सकते हैं पर डायरेक्शन में बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो रिसेंबल करता है न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। ठीक है, रिसेंबलेंस आपके सामने है। फिर वही बात, इसका जो डिस्टेंस है वो लेते हैं आप इसके सेंटर से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है इसके बीच। F21 F12 यू लिख देना b, ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जब हम मार डाल देते हैं तो माइनस का साइन नहीं रहता, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो दो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो सकती हैं बट डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा। ये स्टेटमेंट है न्यूटन थर्ड लॉ की। देखिएगा, फॉर एवरी एक्शन, पहला एक्शन किसने मारा, 1 ने 2 के ऊपर, देयर इज अ रिएक्शन 2 ने 1 के ऊपर, दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। समझ आ गई? यस सर। ओके, एक स्टूडेंट्स का मेरे पास एक एग्जांपल आई थी, चले वो भी करके देख लेते हैं मून की अर्थ के साथ। देखते हैं कि जो मून और अर्थ जो है ना, मैंने असाइनमेंट भी आप लोगों को दी थी, वो मैं आपको यही करा देता हूँ। केस नंबर 3 बना लेते हैं उसको। यहीं पे कर लेते हैं उसको, केस नंबर 3 बना के। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि है F इज इक्वल टू जी। अब मैं लेने लगा हूँ एक मास ऑफ अर्थ, दूसरा लेने लगा हूँ मास ऑफ मून डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी फोर्स लगती है। ठीक,
ओके हमारे पास कुछ वैल्यूज आपके सामने हैं, जैसा कि कैपिटल जी की वैल्यू आपके सामने है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिमिलरली मास ऑफ अर्थ आपके सामने है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24। इसी हिसाब से आपके पास मास ऑफ मून आपको मिलेगा आई थिंक 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22। 7.4 multiply 10⁻22. This one is mass of moon, ठीक है, not E। इसी हिसाब से अगर रेडियस एक्सपेरिमेंटली इनमें आप देखें तो रेडियस आपको मिलेगा 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। यस 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर, ये रेडियस आपको दिया मैंने। Just put these three respective values in the universal law of gravitation। हम चेक करते हैं कि हमारे पास फोर्स कितनी आती है। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। ओके मून की अगर आप देख लें 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22। आप r को देखें तो r का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर का स्क्वायर। सो बाय सॉल्विंग ऑल दिस वैल्यूज हमारे पास आंसर आएगा 2.01 मल्टीप्लाई 10⁻20 न्यूटन। 2.01 multiply 10⁻20 Newton, huge force students। Look 2 multiply 10⁻20 Newton की फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जिससे अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा है और मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। हो क्या रहा है? इतनी बड़ी फोर्स। अच्छा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की जो पहले पढ़ी थी 9.8 न्यूटन, मास ऑफ अर्थ और बॉल में रिसेम्बलेंस फोर्स देखी थी आपने, कितनी थी? 9.8 न्यूटन, जो कि सी लेवल से ऊपर अगर आप ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को लेके जाओ तो उस पे इतनी लगती है, लेकिन वो तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट था, बॉल था 1 kg मास। जहां आज है मून का सवाल 7.4 10⁻22 kg, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। मास कंपैरेटिवली अप्रॉक्सीमेट है एक दूसरे के, तब देखो फोर्स कितनी लगी। तो समझ आया फिर इस वाली बात का मतलब? यस सर। तो हमने इसको पढ़ाया किस फॉर्म में? मास ऑफ अर्थ के साथ मास ऑफ मून ले लिया, दो बिगर मास ले लिए, एकदम जंप कर गई 10-20 न्यूटन पे, इतनी बिगर फोर्स होगी। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मास बढ़ाओगे तो ये फोर्स बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जैसे 1 kg मास है उसमें ये फोर्स तुम्हें ऑब्जर्वेबल है 9.8 न्यूटन के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जैसे फेंका नीचे आया 9.8 न्यूटन ने ध्रुव उसे अर्थ के सेंटर पे दे मारा, और जी 10 मीटर पर सेकंड के साथ या 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट करवाया अर्थ के सेंटर की तरफ। पर ये फोर्स तो बहुत डोमिनेंट है क्योंकि मास ऑफ मून बहुत बिगर है। अब बिगर मासेस का मैग्नीट्यूड एक बहुत बड़ी बिगर फोर्स लेके आता है जो आपके सामने है, ठीक। इसीलिए न्यूटन का जो लॉ है ये छोटे ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाइकेबल है, लेकिन उन छोटे ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स हम कैसे ऑब्जर्व करें? इतनी छोटी फोर्स दैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल है, जरूर एग्जिस्ट करती है, 0.00000 क्यों ना एग्जिस्ट करे पर एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, यहां बहुत प्रोमिनेंट है। अब मून ने अर्थ मून को खींच रहा है। होता क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे मून के गिर्द ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स।
अर्थ सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अर्थ ऑर्बिटिंग करता है मून के इर्द ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस। तो आप यूं कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने आपके पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड किया हुआ है। Yes. पूरे सोलर सिस्टम को दो प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन बनती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के गिर्द ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देता है, रिवॉल्विंग करना शुरू कर देता है। फिर ये कहना बहुत आसान है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड और सोलर सिस्टम, सारा सोलर सिस्टम होल्ड किया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। सन के गिर्द उसके रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग करते हैं, उनमें भी अट्रैक्शन मौजूद है, उनका भी आप m और m का वैल्यू पुट करो, वहां भी तुमको f की वैल्यू मिलेगी। वो f बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट पे ऑर्बिटिंग करवाएगी, बट होगी एक्चुअल में उसमें क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड और सोलर सिस्टम, दो चीजें तो हमारे सामने है। अर्थ का अपने सर्कुलर मोशन में मून के गिर्द रिवॉल्व करना, सिमिलरली सन के को भी आप देख सकते हैं, सन का दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से भी ऑर्बिटिंग आप देख सकते हैं। ये तमाम ऑर्बिटिंग इस बात का सबूत है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड किया। अगर ये ना होती तो ये सैटेलाइट्स, ये प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग ना कर रहे होते सर्कुलर मोशन में। That is the gravitational force that bonds the planets and solars to move in a circular motion. So it is the gravitation जिसकी वजह से आप एक स्टेबल ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूम सकता है, ठीक है। और it is the gravitations जिसकी वजह से हम अर्थ के साथ स्टक्ड है। So न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो अपने ही न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ रिसेम्बलेंस करता है। ये फोर्स इसके इक्वल तो हो सकती है बट इसके सेम डायरेक्शन में एक जैसी नहीं हो सकती। ये एक्शन रिएक्शन दे शुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शंस विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। तो ये था आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू।